आज मॉडल पेपर 2 अभ्यासार्थ उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 हिंदी साहित्य, इसका खंड ए और ब इसको हल करेंगे। खंड ए, किसी देशभक्त कवि का उद्घोष है, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्पष्ट है कि स्वदेश प्रेम ऐसा पवित्र भाव है जिसकी व्यंजना देशभक्तों के चरित्र में उत्कट रूप में होती है। देखा जाए तो स्वदेश प्रेम मनुष्य का न केवल स्वाभाविक गुण है अपितु वह एक प्राथमिक कर्तव्य भी है। इस कर्तव्य की पूर्ति देश के लिए अपना तन मन धन सभी समर्पित करने पर भी नहीं होती है। महान से महान त्याग करके भी व्यक्ति जननी और जन्मभूमि के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति को जो सर्वस्व प्राप्त होता है जननी एवं जन्मभूमि द्वारा ही उसे प्रदत्त है। उसका प्रतिदान करके मनुष्य देश के प्रति समर्पित रहने की भावना व्यक्त करता है। देशभक्ति के लिए वस्तुतः यह समर्पण भाव महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, उपर्युक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है ए देश प्रेम, ब स्वदेश प्रेम, स स्वदेश प्रेम का महत्व, द उपर्युक्त तीनों। तो इसका उत्तर होगा स्वदेश प्रेम का महत्व। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, किसका उद्घोष है? ए कवि, ब लेखक, स देशभक्त, द देशभक्त कवि। तो गद्यांश के अनुसार देशभक्त कवि और वैसे इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। स्वदेश प्रेम को कैसा भाव बताया गया है? उच्च, पवित्र, पुण्य, आत्मिक। तो गद्यांश के अनुसार स्वदेश प्रेम को पवित्र भाव बताया गया है। देश प्रेम मनुष्य का कौन सा कर्तव्य है? इसका उत्तर होगा देश प्रेम मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है। देशभक्ति के लिए कौन सा भाव महत्वपूर्ण है? देशभक्ति के लिए गद्यांश के अनुसार समर्पण भाव महत्वपूर्ण है। मनुष्य किसके ऋण से उऋण नहीं हो सकता है? मनुष्य जननी और जन्मभूमि के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। तो उत्तरमाला है, पहले में स, दूसरे में द, तीसरे में ब, चौथे में ए, पांचवें में ब और छठे में द। अब आता है काव्यांश। काव्यांश जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान का है। भर रही कोकिला इधर तान मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक होगा वीरों का वसंत। प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो प्रस्तुत कविता में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। मारू बाजे पर उधर गान से तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यह है रणभेरी, यानी कि वीरों के लिए युद्ध का बुलावा, और उस युद्ध के बुलावे पर जो वाद्य यंत्र बजता है वो रणभेरी बजती है। भर रही कोकिला इधर तान में कोकिला का अर्थ है कोयल। क्या अर्थ है? कोयल। वीरों के सम्मुख कैसी समस्या है? वीरों के सम्मुख समस्या है प्रणय या युद्ध की। तो ये द्वंद्व भराता है। कृपाण का अर्थ है कटार। विकल्प 4 है, तलवार है, कटार है, छुरी है, कुल्हाड़ी है। तो उत्तर होगा कटार। तो इनका उत्तर है, पहले में स है, दूसरे में द है, तीसरे में ब है, चौथे में ए है, पांचवें में द है और छठे में ब है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। और जो गुण ओज किसी रचना को पढ़कर उत्साह आदि का भाव मन में जगे, जोश जगे, तो वहां कौन सा हो गया? ओज गुण हो गया। और कोई रचना में मधुरता है,
मधुर वर्णों का प्रयोग है तो वहाँ माधुर्य गुण होता है। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतया। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दोहे में 13-11 का मात्रा विधान होता है और सोरठे में 11-13 का मात्रा विधान होता है। कोशकारों ने छंद को पद्य का पर्यायवाची शब्द कहा है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान अलंकार कहलाते हैं। अमूर्त भावों का मूर्तिकरण करने पर मानवीकरण अलंकार होता है। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं अब। अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण लिखिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो रघुपति राघव राजा राम, तो रे की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार पतित पावन में भी अनुप्रास अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, इस दोहे में जो अलंकार है उसको स्पष्ट करना है तो इसमें विभावना अलंकार है। और विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण नहीं है फिर भी कार्य का होना पाया जाता है। जैसे पद नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी चलता है, और कान नहीं है फिर भी सुनते हैं। प्रभु या ईश्वर जो है उनके लिए ये बात कही गई है। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया जिसे कहते हैं। विशेष रिपोर्ट की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों को एकत्र करना और तथ्यों के नतीजों, कारणों व प्रभावों को स्पष्ट करना, ये विशेष रिपोर्ट की विशेषताएं हैं। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत क्या कहलाती है? साक्षात्कार कहलाती है। सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में क्या अंतर है? सत्य हरिश्चंद्र कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा नाटक है। ढेले चुन लो का तात्पर्य है ढेले चुनकर सही सुयोग्य पत्नी का चयन करना, इस प्रथा को बताता है। तो पहले मॉडल में भी थोड़ी त्रुटि हो गई थी, तो वहाँ पे भी यही कर लेना कि सुयोग्य पत्नी का चयन करना ढेले चुनकर। तो ये एक प्रकार की वैदिक काल में चल रही प्रथा थी। देवसेना के गीत कविता में किस भाव को प्रमुखता मिली है? तो इसकी पहली पंक्ति में आ जाती है आह वेदना मिली विदाई। तो वेदना, आह, निराशा व वेदना, इन भावों को प्रमुखता मिली है। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? निराला जी की दिवंगत पुत्री सरोज की स्मृतियों पर यह कविता केंद्रित है। कविता क्या है? कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है, और यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि नाटक पहले लिखा जाता है और फिर उसको खेला जाता है या मंचन किया जाता है। तो जब देखा जाता है तो दृश्य हो गया और जब पढ़ा जाता है तो काव्य हो गया। तो इसका उत्तर हो गया कि लिखित नाटक मंचन के बाद पूरा होता है और देखने के बाद पूरा होने पर नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। कहानी क्या है? किसी घटना, पात्र, समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश, द्वंद्व के क्रमिक विकास एवं चरम उत्कर्ष का बिंदु समाहित हो, उसे कहानी कहा जाता है। पत्रकारीय लेखन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? पहली बात, आम बोलचाल की भाषा हो, और जो भाषा है वो सरल, साफ सुथरी, सीधी हो और प्रभावी हो। शब्द ऐसे हों जो सरल और आसानी से समझ में आ जाए, और आलंकारिक और संस्कृत निष्ठ भाषा शैली के प्रयोग से बचना चाहिए। तो ये हो गए पत्रकारीय लेखन की में इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा है। फीचर में किन घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए? तो फीचर
में घटनाएं अनूठी और दिलचस्प हो, जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी डालने वाली हो। फीचर की कोई थीम अवश्य होनी चाहिए और फीचर का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उन्होंने पहली बार इनको कैसे देखा कि वो ऊपर बरामदे में खड़े हैं, कंधों पर बाल बिखरे हुए हैं और वो एक खंभे का सहारा लिए हुए हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, निराला जी की पंक्तियां। वेदना को रोकने के लिए कवि गीत गाने की बात क्यों कहता है? तो इसका उत्तर होगा अपने जीवन और समाज की वेदना को भूलने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए गीत गाने की बात करता है। और गीत गाने से क्या होगा कि अन्याय और अत्याचार एवं शोषण से जो जूझने वाले लोग हैं उनको गीत गाने से एक संघर्ष करने की शक्ति मिल सकेगी। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय अथवा केशवदास में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो अज्ञेय का यूं है कि उपन्यास लिखे उन्होंने 3, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। काव्य कृतियां, भग्नदूत, चिंतात्यलम, हरी घास पर क्षण पर, बाहुरा, अहेरी, महावृक्ष के नीचे, इंद्रधनु रोंदे हुए, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। यात्रावृत्त हैं, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध भी है, त्रिशंकु, आत्मनेपद। कहानियां भी है, विपतगा, जयदोल, शरणार्थी। केशवदास, इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला। साझा लघु कथा का संदेश अपने शब्दों में लिखना है। संदेश सरल है कि किसानों को पूंजीपति वर्ग के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहिए, उनके स्वार्थी दृष्टिकोण को पहचान लेना चाहिए और इस प्रकार के कुत्सित और लालची मनोवृत्ति वाले लोगों से साझा कदापि नहीं करना चाहिए। सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? सत्य का कोई स्थिर रूप या आकार या पहचान नहीं है। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे का सत्य नहीं बन सकता, इसलिए सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है, परंतु दृढ़ता से पीछा करने पर ही सत्य पकड़ में आता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अथवा ब्रजमोहन व्यास में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय। तो पहले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, पुरानी हिंदी निबंधमाला, काशी, जय जमुना मैया जी, कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुठाओं, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था। ब्रजमोहन व्यास, कुमारदास कृत जानकी हरण का अनुवाद, पंडित बालकृष्ण भट्ट और मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी, मेरा कच्चा चिट्ठा नाम से आत्मकथा लिखी और इलाहाबाद का जो विशाल संग्रहालय है उसमें 14,000 हस्तलिखित जो पत्रों का है वो भी संग्रह इन्होंने ही किया। सूरदास की झोंपड़ी की पाठ की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है, अपने विचार लिखिए। तो पाठ को याद करने पर हमें पता है जगदर और भैरों जो है सूरदास की झोंपड़ी जला देते हैं और उसको तंग करते हैं, उस अंधे को जो कैसे ही करके अपना जीवन यापन करता है। तो इसका वर्तमान समय प्रासंगिकता यह है कि वर्तमान में भी सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से जो सामर्थ्यहीन हैं उन लोगों की बस्तियां इनके द्वारा जला दी जाती है, उजाड़ दी जाती है, इनको परेशान किया जाता है और ऐसे लोग हर ओर से पीड़ित और व्यथित बने रहते हैं। फिर भी वे जिजीविषा रखते हैं तथा संघर्षों में भी आशावान बने रहते हैं और ये विचार करते हैं कि हमारे ये जो दिन है कट जाएंगे और बढ़िया समय की वो प्रतीक्षा में रहते हैं सकारात्मकता के साथ।
यूं तो प्राय लोग घर छोड़कर कहीं न कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक घेरने लगी। क्यों? इसका उत्तर यह है कि पिछले 11 वर्षों में रूप सिंह ने अपने घर वालों से कोई भी पत्र व्यवहार, कोई भी संपर्क नहीं किया था। तो ये तो उसकी लज्जा का कारण था। और अपनत्व ये था कि जब कोई भी व्यक्ति इतने सालों बाद जहां वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो अपनत्व स्वाभाविक है। और झिझक झिझक थी उसको शेखर के सामने, क्योंकि उस क्षेत्र में अभी भी सड़क नहीं बनी थी। बिस्कोहर की घाटी आत्मकथांश में विश्वनाथ त्रिपाठी ने प्रकृति की सतरंगी छटा का मनोरम चित्रण किया है। स्पष्ट करें तो प्रकृति की सतरंगी छटा, ये शब्द आते ही यदि हम अपने भाव से जो भी उत्तर लिखेंगे वो इसमें इस प्रश्न का में के उत्तर में समाहित हो जाएगा। तो कमल, कोइयाँ, हार श्रृंगार के साथ साथ तोरी, लौकी आदि और कदम के फूलों का उल्लेख लेखक ने किया है। और गांव में अनेक तरह के सांप, बिच्छुओं आदि से भय मिश्रित परिवेश के साथ प्राकृतिक विपदा, बाढ़ से बदहाल दशा का भी वर्णन किया है। धरती का तापमान क्यों गर्म हो रहा है और इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। तो ग्रीन हाउस गैसें जो कौन कौन सी है, मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। इनके उत्सर्जन के कारण धरती का जो है वो तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और इसमें जो योगदान है यूरोप और अमेरिका के जो विकसित देश हैं, ये औद्योगिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। तो इन्हीं के जो उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, इनसे ही इन गैसों का उत्सर्जन होता है। और यही देश इनके उन्मूलन के लिए अपनी कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इस प्रकार ये देश सारे विश्व और मानवता के लिए खतरा बन रहे हैं। तो आज का ये प्रश्न पत्र हल हुआ, इसका खंड और ब। धन्यवाद।